अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ हूँ। इतने बड़े शहर में घर मिल पाना वैसे है तो बहुत मुश्किल। शायद मेरा नसीब बढ़िया था जो मिल गया। भले थोड़ा ऑफ एरिया में है मगर मुझे चलेगा। मेरा हॉस्पिटल यानी जहाँ मैं काम करता हूँ वो यहाँ से नज़दीक है, तो मेरे लिए चिंता वाली और कोई बात नहीं है। जी हाँ, मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ। इस काम में जुड़े हुए मुझे एक आध हफ्ते ही हुए होंगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, बस उस एक रात के पहले तक, क्योंकि उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैं जो आज हूँ वो पहले नहीं था। एक घटना या यूं कहें तो एक बुरे हादसे से जिंदगी कैसे बदल जाती है मैं अच्छे से जानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। दिन रात लगातार बारिश और बारिश। उस वक्त मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मैं हॉस्पिटल में रात भर रहता था और सुबह वापस घर आ जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात काफी जोरदार बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल में ज्यादा कर्मचारी भी नहीं आए थे मगर मैं था। मैं काम से जल्दी छुट्टी नहीं लेता था। उस रात का शमा शुरू से ही कुछ अजीब सा था। बारिश के साथ ही साथ हवाएं चलती हैं, मगर उस रात हवाएं कुछ अलग सी हरकतें ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है मगर समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा बाहर हो रही बारिश को देख रहा था। मेरे फ्लोर पर मैं अकेला वार्ड बॉय था। ज्यादातर पेशेंट सो चुके थे। मैं अपने बैग से टिफिन निकाला और खाना खाने लगा। खाना पीना करके मैं वापस अपनी जगह पर टिक गया। रात हर पल गहराती जा रही थी मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के साथ ही साथ बारिश की रफ्तार भी बढ़ती ही जा रही थी मगर मुझे क्या, मुझे तो बस बैठे रहने से मतलब था। और अगर कोई पेशेंट वगैरह आया तो उसकी खिदमत करनी थी, जो कि इस बारिश में मुमकिन लग नहीं रहा था। खैर, देखते ही देखते 9 से 10 बजे और 10 से 11, मगर बारिश उसी रफ्तार से लगातार बरसे जा रही थी। अब धीरे धीरे बोरियत के मारे मुझे नींद आने लगी थी और मैं बैठे बैठे ही झपकियां लेने लगा। इसी तरह झपकियां लेते लेते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई पुकार रहा हो मेरा नाम लेकर। मुझे मगर कौन पुकारेगा। मैंने झट से अपनी आंखें खोली मगर वहां आसपास तो कोई भी नहीं था। फिर यह आवाज कैसी, मैं थोड़ा चौंक सा गया। क्योंकि बारिश रुक चुकी थी जिस कारण वो आवाज मुझे और साफ सुनाई दे रही थी। आवाज थोड़ी दबी सी, थोड़ी घबराई सी थी, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो मगर बोल नहीं पा रहा तकलीफ के मारे। मैंने सोचा कहीं कोई पेशेंट तो नहीं है, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और सारे कमरों के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगा कि आखिर आवाज आ किस कमरे में से रही है। पहले 2-3 कमरों में से तो मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। शायद सभी मरीज सो चुके थे। जैसे जैसे मैं कोने की तरफ जाता गया वो आवाज जोर होती गई। मतलब उधर कहीं से ही वो आवाज आ रही थी। लिहाजा मैं हर एक कमरे के दरवाजे पर कान लगा लगाकर आगे बढ़ता रहा। फ्लोर में काफी सारे कमरे थे जिस कारण मुझे समय लग रहा था, मगर वो आवाज जैसे जैसे तेज हो रही थी मेरे भीतर की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही चलते चलते मैंने जब एक कमरे के दरवाजे पर कान लगाया तो पता चला कि वो आवाज उसी कमरे के भीतर से आ रही है। मगर ये कमरा, इस कमरे से कोई पेशेंट तो नहीं होता है। इसी तरह के सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे, क्योंकि जहां तक मुझे पता था उस कमरे में किसी भी पेशेंट को नहीं रखा जाता था। तो फिर आवाज इस कमरे में से कैसे आ रही है?
खैर, मैंने उस कमरे के दरवाजे को धक्का दिया। जड़मड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, हालांकि मेरे पास एक बैटरी टॉर्च थी। मैंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ घुमाया। कमरे में बेड तो काफी थे, मगर उन बेड्स पर कोई भी पेशेंट नहीं था। सारे के सारे बेड्स खाली पड़े थे। मैं इधर उधर टॉर्च घुमा ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक बेड पर गई। कोई पेशेंट उस पर लेटा हुआ था। अचानक से उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। दरअसल उसे यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, आदमी थोड़ा उम्र दराज था। यही कोई 60-62 साल के आसपास का रहा होगा। वो आदमी मुझे देखकर कुछ इशारा कर रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके नाक पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था, जिसे वो हटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस फ्लोर में पेशेंट बहुत सारे हैं, मगर मैं उस बूढ़े आदमी को यहां पहली बार देख रहा था। इतने में ही उसने हाथ का इशारा करके मुझे बुलाया। मैं धीरे धीरे कदमों से चलकर उसके पास गया। उसने मुझे वहीं बैठ के रहने का इशारा किया। मैं वहीं पास ही में एक टेबल पर बैठ गया। मेरे बैठते ही उस आदमी ने हल्के से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? इस पर मैंने कहा, जी योगेश। फिर उस आदमी ने पूछा, कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? तो मैंने कहा, जी बस हफ्ता भर ही हुआ है। तो इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा एक काम करोगे? मैंने इस पर अपना सिर हाँ में हिलाया तो मेरे से हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कहा, मेरा एक बेटा है तुम्हारी उम्र का, उसको फोन मिलाकर जरा बोल दोगे कि मैं यहाँ अस्पताल में हूँ। दरअसल उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। तो इस पर मैंने कहा, जी क्यों नहीं, आप अपने बेटे का नंबर बताइए, मैं अभी फोन कर देता हूँ। इस पर उस आदमी ने एक नंबर बताया। मैंने वो नंबर एक डायरी में नोट कर लिया। अपनी टेबल के पास जाकर टेलीफोन से फोन कर दूंगा ये सोचकर। जिसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? इस पर वो आदमी बोला, नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं है, बस फोन कर देना याद से। तो मैंने कहा, अरे आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा फोन। इतना बोलकर मैं उस कमरे से निकल गया और अपने टेबल की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं अपने टेबल के पास पहुंचा और टेलीफोन पर वो नंबर मिलाकर कॉल मिलाने की कोशिश करने लगा, मगर पता नहीं क्यों कॉल नहीं लग रहा था। लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना नीचे वाले फ्लोर पर जाकर दूसरे टेलीफोन से नंबर लगाया जाए। लिहाजा वो नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगा और वहां से टेलीफोन नंबर मिलाने लगा। तभी टेबल पर बैठे फ्लोर के वार्ड बॉय ने मुझसे कहा, किसको फोन लगा रहे हो, क्या बात है? जिस पर मैंने उसे पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वार्ड बॉय ने पहले तो मुझे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर बोला, वो कोने वाले कमरे का मरीज, वो बूढ़ा? पागल वागल तो नहीं हो तुम? वो बूढ़ा तो आज सुबह ही मर गया है। हाँ, मरते मरते वो किसी बेटे की बात कर रहा था, पर वो तो मर गया। वार्ड बॉय की बात सुन मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैं उस वार्ड बॉय को लेकर सीधे उस कमरे में पहुंचा तो सच में वो बूढ़ा आदमी मरा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या, मगर फिर भी मैंने उस नंबर पर कॉल कर दिया और उसके बेटे को सारी जानकारी दे दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दादाजी की कहानियां एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं साल में 2-3 बार अपने गांव आ ही जाता हूं। उस रोज मैं जब अपने गांव गया हुआ था तब बरसात का मौसम चल रहा था। चारों तरफ पानी कीचड़, इन सब को छोड़कर गांव में और भी कुछ दिखता ही नहीं था। उस रात भी खाना पीना खाकर मैं और दादाजी एक कमरे में थे।
तेज बारिश की वजह से लाइट नहीं थी। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी। पिछले कुछ मिनटों से पता नहीं क्यों मगर दादाजी बड़े परेशान से लग रहे थे और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को एकटक देखे जा रहे थे। मैं बिस्तर पर से उठकर दादाजी के पास गया और पूछा, क्या हुआ दादाजी, आप क्या सोच रहे हैं? ये सुनकर दादाजी का ध्यान टूटा। तब उन्होंने जवाब दिया, इस बारिश को देखकर वो रात याद आ गई। इस पर मैंने पूछा, कौन सी रात दादाजी? तब दादाजी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 51 साल पहले की है। उन दिनों हमारा गांव अभी के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ था। बिजली नाम की कोई चीज भी होती है तब हम लोगों को ये पता भी नहीं था। वैसे तो अंधेरा हो जाने के बाद लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकला करते थे, पर अगर रात में कोई काम पड़ जाए तब लालटेन छोड़कर और कोई चारा नहीं था। उस वक्त भी बारिश का ही मौसम चल रहा था। ऊपर से ऐसा सुनने में आ रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। गांव के सभी लोग दहशत में थे क्योंकि उस दौर में गांव में जितने भी घर थे सारे मिट्टी के थे। पूरे गांव में एक भी पक्का घर नहीं था और अगर इतना खतरनाक तूफान आया तो शायद ही किसी के सर पर छत होगी। खैर, मैंने सोचा क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। दरअसल हमारे गांव में एक आम का बागान था जहां दिन रात पहरेदारी रहती थी, मगर तूफान के डर से पिछले 1-2 दिनों से बागान खाली पड़ा है। तो बाजार में बेचने के लिए ताजे ताजे आम मैं वहां से ला सकता हूं। भले दिन में अगर कोई होगा भी तो रात के अंधेरे में बागान खाली ही रहेगा। यही सोचकर मैंने देर रात वहां जाने का फैसला किया। मैंने ये बात घर पर भी नहीं बताई। खैर, सुबह से लेकर शाम तक बारिश बिना रुके बरसती रही। हवाओं का तो ये हाल था जैसे सब कुछ तबाह कर देंगी। रात का खाना पीना करके सारे लोग सो गए तब मैं उठा और दबे पैर घर से बाहर आ गया। मेरे एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में लालटेन लटक रहा था। सारा गांव सो चुका था। मेरे अलावा एक भी इंसान घर के बाहर नहीं था, जो कि मेरे लिए काफी अच्छी बात थी। ज्यादा देर ना करते हुए मैंने उस आम की बागान की ओर चलना शुरू किया। बारिश एक ही सुर में बरसे जा रही थी, ना कम हो रही थी और ना ही बढ़ रही थी। कीचड़ में छपछपाते मेरे पैर बीच बीच में डगमगा जा रहे थे। खैर, तेजी से चलते हुए मैं आम के बागान के पास पहुंचा। रात के उस काले अंधेरे में वो बड़े बड़े आम के पेड़ खूब डरावने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हो। खैर, मैं आम बागान के अंदर दाखिल हुआ। अंधेरा इतना घना था कि मेरी लालटेन की रोशनी चींटी बराबर लग रही थी। तेज हवाएं जब पेड़ के पत्तों को छूकर गुजरती तो वो आवाज सुनने लायक थी। खैर, मैं अपने सामने वाले पेड़ के पास गया और लालटेन को नीचे झुकाकर जमीन पर देखा तो बहुत सारे आम हवा से टूटकर जमीन पर पड़े हुए थे। अपने साथ लाए थैले में मैंने उन आमों को भरना शुरू कर दिया। जमीन पर पड़े आमों में से कुछ आम एकदम सड़ चुके थे और उन आमों को थैले में डालकर मैं सारे आमों को नहीं सड़ाना चाहता था। इसलिए लालटेन की रोशनी बढ़ाकर मैं उन आमों को जरा ध्यान से देखने लगा। नीचे झुककर जमीन पर पड़े आमों को मैं एकाएक उठा ही रहा था। तभी मुझे ठीक मेरे सामने कोई खड़ा दिखा। क्योंकि लालटेन की रोशनी में मैं किसी बच्चे के 2 पैरों को साफ देख पा रहा था। मैं ठिठक कर पीछे हट गया और जब सिर उठाकर लालटेन को आगे किया
तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? लालटेन की रोशनी में मैंने किसी बच्चे के पैरों को साफ देखा था। शायद आंखों का धोखा हुआ होगा। यही सोचकर मैंने बात को हवा में उड़ा दिया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। खैर, जमीन पर गिरे आम खत्म हो गए, मगर मेरा लालच नहीं, लिहाजा मैं आगे की ओर बढ़ने लगा, जिधर बहुत सारे आम के पेड़ थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब एक अजीब किस्म का डर महसूस हो रहा था, जैसे मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कोई और भी है जो दिख नहीं रहा। खैर, दूसरे पेड़ के पास जाकर मैं आम चुनने लगा। यहाँ थोड़े कम आम थे और बहुत दूर दूर पर पड़े हुए थे। मैं नीचे झुककर अभी आम चुन ही रहा था कि तभी एक आवाज ने मुझे अंदर तक झंझोड़कर रख दिया। विनोद काका, एक आम पीछे छूट गया है। मैंने ये आवाज पहचान लिया। ये राजू की आवाज थी, मगर ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि राजू को मरे साल भर होने को है। अगली बरसात में राजू की लाश इसी बगीचे में मिली थी। मैंने सहम कर अपना सिर ऊपर उठाया तो मेरा अंदाजा सही निकला। ठीक मेरे सामने राजू ही खड़ा था। मगर ये क्या, लालटेन की रोशनी में राजू का पूरा बदन दिख रहा था, मगर उसके पैर नहीं। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मैं कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। फटी हुई आंखों से अभी मैं राजू को देख ही रहा था, तभी राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, आप डरिए मत, मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के पास। इतना बोलकर राजू उस तरफ चला गया जिधर घना जंगल था। कुछ देर के लिए मैं सुन्न रह गया कि अभी अभी मैंने जो देखा और सुना, क्या वो सच था या कुछ और। मगर इतना तो पक्का था कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। जहां मेरा डर मुझे घर भाग जाने के लिए बोल रहा था, तो वहीं मेरा उत्सुक दिमाग इस सोच में पड़ा था कि आखिर राजू किन दोस्तों की बात कर रहा था। बहुत देर तक सोचने समझने के बाद मैंने ये तय किया कि राजू जिस तरफ गया है मैं भी उधर ही जाऊंगा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है और इस जंगल में कौन है राजू का दोस्त। लिहाजा मैं छतरी, लालटेन और आम का थैला लेकर आगे बढ़ने लगा। उस जंगल में दाखिल होते ही मेरी छतरी पर जो बारिश की आवाज आ रही थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि सर के ऊपर इतने बड़े पेड़ थे कि बारिश की बूंदें उन्हीं में समा जाती। खैर, मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी मुझे 4-5 लोगों के बुदबुदाने की आवाज आने लगी। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन हिम्मत बांधकर मैं आगे बढ़ता रहा। लालटेन की रोशनी को जमीन पर मारते हुए मैं जरा संभल कर चल रहा था, ताकि किसी सांप बिच्छू पर पैर न लगे। चलते चलते ही मैं एक पेड़ को देखकर अपने आप ही रुक गया। मैं उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर छिपकर खड़ा हो गया और लालटेन की रोशनी को कम कर दिया, क्योंकि उस पेड़ की डाली पर 4-5 बच्चे बैठे हुए थे। उस काले अंधेरे में भी उन सभी के चेहरों में से रोशनी निकल रही थी। उनमें राजू भी शामिल था। वहां जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी पहले ही मर चुके थे। कोई इसी बगान के पेड़ से गिरकर मरा था, तो किसी की लाश बरामद हुई थी। मैं समझ गया था कि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए घर लौट गया और उस दिन के बाद से कभी भी उस आम के बगान में नहीं गया। दादाजी की सारी बात सुनकर मैंने कहा, दादाजी, वो आम बगान अभी भी है गांव में? इस पर दादाजी ने कहा,
हाँ, बहुत पूजा पाठ और झाड़ फूक करवा कर उन बच्चों की आत्माओं को भगा दिया गया और उस शाम के बगान में एक घर भी बन चुका है। अभी मैं और तुम उसी घर में हैं। ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा और मैं बहुत डर गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली कहानी के साथ।